गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार 1 डेढ़ माह से आपको मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है और आज इसी क्रम में हम देखेंगे हिंदी पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 10। ठीक है, बाकी उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन की भी जो पीवाईक्यू मैं आपको दे रहा हूँ, इस सीरीज को आप फॉलो करना। मॉर्निंग का डोज आप जरूर लेना और इसका निश्चित आपको फल मिलेगा आने वाली परीक्षाओं में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। सामान्य हिंदी पीवाईक्यू पार्ट 10। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आगमन शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो आगमन शब्द का जो विलोम हो जाएगा आपका, आगमन का मतलब होता है आना और गमन यानी प्रस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आगमन का विलोम हो जाएगा इसमें प्रस्थान। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गिरि शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, गिरि का मतलब क्या होता है। गिरि का मतलब होता है पर्वत, पहाड़। ठीक है, गिरि मतलब पर्वत या पहाड़। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पर्वत पहाड़ का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पवन का मतलब है हवा। ठीक है, पवन यानी कि हवा, समीर, वायु, ठीक है, मारुति। ठीक है, ये पवन के हमारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बाकी पर्वत, अचल, भूधर, पहाड़, गिरी, ये सभी पर्वत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, आज थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो फटाफट इनको रिवाइज करेंगे। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है भैया आपका ऑप्शन सी, अपना स्वार्थ साधना। ठीक है, यानी कि अपना काम निकल जाए बस हो गया, दूसरे आदमी को भी छोड़ दिया, यानी कि केवल अपने स्वार्थ से जिसको मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, केवल अपना स्वार्थ साधना या अपना स्वार्थ पूरा करना। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है बताना है आपने। ध्यान से आप देखेंगे, पेड़ों पर कौवा बैठा है। कौवा एक है, पेड़ों मतलब बहुवचन है, तो ये गलत हो जाएगा। हम हमारे घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम घर जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि घर हमारा ही तो होगा। वह प्रातः काल के समय घूमता है। ठीक है, तो वह प्रातः काल घूमता है, समय नहीं होगा इसमें क्योंकि प्रातः काल खुद ही एक समय को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सी भी गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। सीता गीत गा रही है, तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सीता गीत गा रही है, शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दृग उर्जत टूटट कुटुम जुरत चतुर्चित पीड़ित परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरीत। उक्ति पद्यांश में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए अलंकार को आपने अच्छे से समझना होगा भाई, तब जाके आप इस अलंकार के टॉपिक को कवर कर पाएंगे। दृग, दृग मतलब होता है पक्षी, पक्षी, उर्जत, टूटट कुटुम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जुरत चतुर्चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन है असंगति अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही है, असंगति अलंकार का ये एग्जाम्पल है। असंगति अलंकार में क्या होता है देखिए दोस्तों कि आपका कारण एक स्थान पर होगा, कारण एक स्थान पर घटित हो रहा होगा, कारण एक स्थान पर घटित होता है। ठीक है, और कार्य दूसरे स्थान पर घटित हो रहा होता है, कार्य दूसरे स्थान पर घटित हो रहा होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, एग्जाम पेपर में बनता है वो। पीर राम उर उठी। ठीक है, पीर राम उर उठी, पीर राम उर उठी लग्यो लखन के घाव, लग्यो लखन के घाव। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए समझिए, असंगति अलंकार में क्या बोला मैंने आपका, कारण एक स्थान पे होता है और कार्य दूसरे स्थान पे हो रहा है। राम के अंदर पीड़ा जाग उठी, पीर राम उर उठी लग्यो लखन के घाव। जब मेघनाथ लखन को बाण मारता है तो घाव हो जाता है ना। मेघनाथ लक्ष्मण को बाण मार रहा है, कार्य किसी और स्थान पे हो रहा है और जो पीड़ा है राम को हो रही है, यानी कि पीर राम उर उठी, राम किसी अन्य स्थान पे उस समय। तो कहने का मतलब जहां पर कारण दूसरे स्थान पे होता है, कार्य दूसरे स्थान पे घटित हो रहा है, वहां पर असंगति अलंकार होता है। ठीक है, साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग कर देना, यही तो असंगति है ना, अलग अलग कर देना, तो ये होता है असंगति अलंकार। ठीक है, समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतसई में कौन सा समास है। देखिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं पूर्व में भी, आपका समास नहीं है यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में, बट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वो पेपर जहां पर सामान्य हिंदी पूछी जाती है उसमें समास है। ठीक है, सतसही में जो अगर हम देखेंगे तो इसमें समास हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्विगु समास है इसमें। ठीक है, सत सही, सत
द्विगु समास होता है आपका एक हिसाब से संख्यावाचक, ठीक है, संख्या का बोध कराता है। सत मतलब सात लग रहा है वहां पे, जहां पे भी नंबर, जैसे पंचमुख में बोलो, पंचमुख में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चौराहा हो गया, चार राहा, तो वहां पे द्विगु समास होगा। आगे बढ़ेंगे, हथियार में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो हथियार जो शब्द है इसमें संज्ञा बतानी है आपने, तो हथियार में संज्ञा हो जाएगी आपकी, राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जातिवाचक, ठीक है। पूरे हथियारों का एक जाति का बोध हो रहा है ना। अब हथियार में सभी आ गए, हथियार में देखा जाए तो आपका तलवार भी आ गया, चाकू भी आ गई, बंदूक भी आ गई, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आपका बम भी आ गया, इसमें रॉकेट भी आ गया, ठीक है, मिसाइल भी आ गई। तो हथियार ये तो है ना, ये सब वेपन्स हैं, बायो वेपन आ गए। तो हथियार पूरे हथियारों की एक जाति का बोध करा रहा है ये शब्द, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इसमें। जो रामचरितमानस है जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास कृत है, इसमें वक्ता और श्रोता कौन है। वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, जो बोल रहा है, और श्रोता का मतलब होता है जो सुन रहा है, सुनने वाला। श्रोता मतलब सुनने वाला, तो बोल कौन रहा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें देखिए शिव पार्वती भी हैं, काक भुसुंडी गरुड़ भी हैं, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज भी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, याज्ञवल्क्य एंड भारद्वाज। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए जो हमारी राम कथा है, इस राम कथा में हम बात करते हैं, देखिए रामचरितमानस क्या है, राम कथा ही तो है ना। तो इस राम कथा में जो प्रथम वक्ता श्रोता माने जाते हैं, पहले प्रथम जो माने जाते हैं हमारे, वो शिव और पार्वती जी माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता जो क्रमशः है, पहले भगवान शिव हैं और सुनने वाली माता पार्वती है इसमें। दूसरे में अगर हम देखते हैं द्वितीय वक्ता श्रोता जो है हमारे, तो द्वितीय वक्ता श्रोता में हमारा माना जाता है नील पर्वत पर हमारे काग भुसुंडी, काग भुसुंडी जो है वक्ता हैं, और इसको सुनने वाले कौन है, गरुड़ महाराज है, ठीक है, पक्षीराज भी कहा जाता है गरुड़ को। तीसरे नंबर पे तृतीय वक्ता और श्रोता की मैं बात करूं, तो पश्चिम में जो हमारा तीर्थराज प्रयाग है, प्रयागराज जो हम कहते हैं ना, तो प्रयागराज के कर्म घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य, ये हमारे क्या है, वक्ता है, और श्रोता यहाँ पर भारद्वाज जी हैं। और इसमें देखिए चतुर्थ भी है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। रामचरितमानस में चतुर्थ वक्ता और श्रोता भी हैं, ठीक है। तो रामचरितमानस में चतुर्थ वक्ता कौन है, हमारे प्यारे तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास, तुलसीदास जी हमारे चतुर्थ वक्ता हैं, और सुनने वाले यहाँ पे क्या है, जो भी संत जन है, ठीक है, संत जन, जितने भी संत लोग हैं वो श्रोता हैं इसमें। क्लियर हो गया ना। तो देखिए रामचरितमानस में आज आपको एक नई चीज पता चली होगी कि रामचरितमानस में चार वक्ता और श्रोता है, जिसमें पहले वक्ता शिव हैं, सुनने वाली माँ पार्वती हैं, दूसरे वक्ता काक भुसुंडी हैं, सुनने वाले गरुड़ पक्षीराज जी हैं, तीसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी हैं, सुनने वाले भारद्वाज जी हैं, चतुर्थ वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुनने वाले सभी संत जन हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आकर्षण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आकर्षण शब्द का विपर्याय पूछ जाता है, विपर्याय का मतलब हो जाता है विलोम, तो आकर्षण का विलोम हो जाता है विकर्षण, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आज सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। निम्न में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो साफ पता चल रहा है इसमें उत्तराखंड से संबंधित है कवि सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी की मैं बात करूं, इनका जन्म हुआ था सन 1900 में, कहां पे हुआ था जन्म, कौसानी में, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था गुसाई पंत, पंत जी का वास्तविक नाम था गुसाई पंत, ठीक है। और पंत जी आप जानते हैं दोस्तों, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, हिंदी का पहला था, ठीक है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ इनको ही मिला था, और ये इनको चिदम्बरा रचना के लिए मिला था, चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिला था इनको 1968 में, 1968 में, ठीक है। ऐसे बात करो पंत जी को साहित्य अकादमी भी मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इनको, किस रचना के लिए क्वेश्चन बनता है, तो ये रचना थी कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। तो इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था। और सुमित्रानंदन पंत जी जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक है भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे,
कवि जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, देखिए आपसे। जयशंकर प्रसाद जी की मैं बात करूं भैया, दिए गए विकल्पों में जो उनकी रचना है नहीं होगी, वो हो जाएगी दीपशिखा, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, आंसू, लहर, झरना, और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीपशिखा जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, क्लियर? तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है दीपशिखा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो सप्तऋषि देखिए, सप्तऋषि में आपका सप्त धन ऋषि, ठीक है, सप्त धन ऋषि हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, अधन री हो रहा है, तो अधन री का अर हो जाता है। तो ये कौन सी संधि की विशेषता है? तो ये आपकी स्वर संधि की विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, समास है नहीं आपके सिलेबस में, मैं बता चुका हूं पहले, बट फिर भी आंसर बता देता हूं। दिए गए विकल्पों में तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर है, राष्ट्रपति में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है, बताइए। देखिए, हिंदी की जो अधिकांश बोलियां हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ पे बात की जा रही है पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं इनमें आ जाता है भाई खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली। ठीक है, इसके अलावा हमारी आ जाती है इसमें हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। हरियाणवी के अलावा पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा, महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आ जाती है हमारी कन्नौजी, ये भी हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है। एंड नेक्स्ट इज बुंदेली। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली जो है सबसे प्रमुख है, और खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और पश्चिमी हिंदी है, यानी कि हिंदी की अधिकांश जो हमारी बोलियां हैं या भाषाएं हैं वो सौरसेनी से ही आपका उत्पन्न हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उलटवासियां, उलटवासियां, निम्न में से कौन सी कवि है जिनकी उलटवासियां प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरदास जी। ठीक है, तो कबीरदास जी की जो उलटवासियां हैं काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। उलटवासियों जो है, आप ये मान के चलिए कि मतलब विपरीत, यहाँ पे कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनमें भी आप देखते होंगे काफी ऐसा आपको देखने को मिलता है। और कबीरदास जी की जो उलटवासियां हैं इसमें अद्भुत रस का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अद्भुत रस, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कौन सा रस है। जैसे कबीरदास जी के दोहे देख लो आप, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो ना तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए, हर जगह पे उलटवासियां हैं। आप देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है, इसके अलावा देखो आप, एक और इनकी महत्वपूर्ण, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस प्रकार के बहुत से हमारे देखा होगा आपने कबीरदास जी की उलटवासियां, दोहों में जो है उलटवासियां प्रयोग होती हैं। ठीक है, तभी इनके जो दोहे हैं काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हैं। तो उस युग में बोल सकते हैं कबीरदास जी ने एक नई मतलब प्रवृत्ति को यहाँ पे जन्म दिया था। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोई। ठीक है, यानी कि मिट्टी कुम्हार से कह रही कि मुझे मत रोंद, एक दिन ऐसा भी दिन आएगा तो इसी मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी है। एक इनका देखिए अलंकार में पूछ लेता है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर, ये भी पूछ लेता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और एक तो मेरा सबसे वन ऑफ फेवरेट है, मेरा बहुत अच्छा मुझे लगता है, जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ अपनी लाइफ में। साईं इतना दीजिए जा कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कहने का मतलब भगवान इतना ही देना जितने में मैं खुश रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और जो साधु मतलब जितना मैं कर सकता हूँ अपने हाथों से दान पुण्य उतना मैं कर पाऊं। ठीक है, और आप लोगों के लिए इनका कबीरदास जी का एक सबसे अच्छा दोहा मैं बोलूंगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे सफलता की तरफ आप जाएंगे मेहनत करते हुए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होता ना किसी पेड़ के नीचे माली अगर 100 बाल्टी पानी डाल दे तो उसमें अगले दिन ही फल आ जाएंगे, नहीं, जब उसका सीजन आएगा तभी फल आएंगे, माली कितनी मेहनत कर दे कितना भी कुछ कर ले। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, कबीरदास जी की जो रचनाओं का संकलन है इनको बीजक कहा जाता है। कबीरदास जी की जो भाषा है इसको सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साकी शब्द रमैनी जो है इनका, उनके संकलन को बीजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में जो हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा 16 क्वेश्चन में वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें, उपर्युक्त। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? देखिए रस भी आपका नहीं है सिलेबस में। देखिए आपका जो यूके ट्रिपल एससी वाला सिलेबस है मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, इसमें आपका रस का टॉपिक नहीं है। जो रस होते हैं, वीर रस हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है, ये चीजें नहीं है। उसके अलावा आपका छंद वाला टॉपिक नहीं है, उसके अलावा आपका इसमें समास वाला टॉपिक नहीं है यूके ट्रिपल एससी में। लेकिन ये सभी टॉपिक यूके पीएससी का कोई हिंदी का पेपर है, जैसे आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पेपर दे रहे हो या आप कोई ऐसा पेपर दे रहे हो जिसमें सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपके सभी टॉपिक इंक्लूड होते हैं उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन है। जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके बिना कार्य नहीं चल सके इसको बोला जाता है आपका ऑप्शन बी, अपरिहार्य, है ना। अपरिहार्य कारणों से आपका पेपर जो है पोस्टपोन किया जाता है। तो कहने का मतलब अपरिहार्य शब्द का मतलब होता है जिसके बिना कार्य ना चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनता है। पीपर पात सरिस मन डोला कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार जो होता है, उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, तुलना, उपमा शब्द का ही अर्थ है तुलना, यानी जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपमा अलंकार के देखिए आपके अंग भी पूछ लेता है कभी कभी। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंग होते हैं उपमेय। ठीक है, उपमेय। दूसरा होता है आपका उपमान। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा वाचक शब्द। वाचक शब्द पूछता है एग्जाम में। और चौथा होता है हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार के अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला है। इसके अलावा देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें भी आपके उपमा अलंकार है। ऐसे आपका कई बार पूछ लेता है एक और कि आपका कोमल चरण कमल से दिखते। ठीक है, जो कोमल चरण है वो कमल से दिखते हैं। तो कोमल चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। ठीक है, ऐसे देखिए आपका एक और गाना आपने सुना होगा हिंदी बॉलीवुड में, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, यानी कि फूलों सा चेहरा तेरा, यानी कि चेहरे की तुलना फूलों से की जा रही है, मुस्कान की तुलना कलियों से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आज टेस्ट का। निम्नांकित में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध शब्द बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें शुद्ध शब्द जो होता है श्रृंगार होता है। ठीक है, श्रृंगार, तो ये होता है श्रृंगार का शुद्ध रूप। ठीक है, श्रृंगार कई जगह पे ऐसे भी दिया होता है केवल, हाँ, श्रृंगार, ये तो जैसा भी आए इनमें से ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों तो आएंगे नहीं ऑप्शन में, लेकिन ये उपयुक्त माना जाता है, इसमें ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन ही होना चाहिए श्रृंगार। ठीक है, ठीक है। बाकी भैया जो ये आपकी पीवाई की सीरीज आ रही है इसको फॉलो कीजिए। और जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, एप्लीकेशन स्टोर पे आपका आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड आदि ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल कोर्स आपका शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। ठीक है, इसमें आगामी 50 दिनों तक आपको 50 पेपर दिए जाएंगे। आप अपने समय के हिसाब से कभी भी इन पेपरों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्कोर देख सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं जितने भी लोगों ने पेपर दिया है। उसके बाद पेपर सबमिट करने के बाद आप पेपर के क्वेश्चनों के सही उत्तर देखने के लिए व्यू सॉल्यूशन से उत्तर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिशन खाकी जो बैच मैंने किया है शुरू, जिसमें 50 फुल लेंथ ग्रुप सी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित पेपर आपको दिए जाएंगे। अगर अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा इसमें। ठीक है,
और इसमें आपके हर पेपर में आपका 20 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर के रीजनिंग के प्रश्न होंगे, 30 नंबर का जीएस जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 नंबर का पूरा पेपर होगा आयोग के जैसा, आयोग के पैटर्न पर आधारित, ठीक है। तो कर लीजिएगा एनरोल जिनका आगामी परीक्षा। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सिलेबस को खत्म करने के साथ रिवीजन के साथ साथ पुराने पेपर देखना और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स लगाने का अगर आपने साइकिल बना लिया तो इससे बेहतर वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी नहीं है, ठीक है। आप जितने ज्यादा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपके निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि उन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स में क्वालिटी भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा केवल हमारे ना लगाओ, हमारे साथ साथ जितने भी इंस्टीट्यूटों के आपको मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं, कोई भी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलता है, मार्केट में अवेलेबल मिलता है, जितने ज्यादा आप लगा सकते हो लगाइएगा जरूर, ठीक है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और जो हमारे क्वेश्चनों को हल करने का एक बोल सकते हैं ना पैटर्न होता है वो आपके अंदर विकसित होने लगता है। तो फिर आप गैस भी करते हो, कई बार सही क्वेश्चन भी पिक कर लेते हो, मतलब ऑप्शन पिक कर लेते हो। तो ये चीजें आपकी डेवलप तब होते हैं जब मैक्सिमम टाइम आप उस चीज से गुजर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए हर अभ्यर्थी को बोलता हूँ जो ग्रुप सी वाला है, अपने रिवीजन के साथ साथ जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो भैया इसका फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी चलिए आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।